नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक रहेगा निदानात्मक शिक्षण। और कोई सा भी एग्जाम हो, जैसे कि आपके सामने रीट एग्जाम आ रहा है, सीटेट एग्जाम आ रहा है, यूपीटेट एग्जाम आ रहा है, इनके अंदर क्या होता है कि कोई सी भी शिक्षण विधियां हो उनके अंदर निदानात्मक शिक्षण, हर विषय के शिक्षण विधियों के अंदर निदानात्मक शिक्षण से आपको 1% जरूर मिल जाएगा। कुल मिलाकर अगर आप किसी भी टेट भर्ती का दे रहे हैं तो उसके अंदर 2 से 3% है जो आपको निदानात्मक परीक्षण से सीधे मिलते हैं। और दोस्तों, आज हम इस शॉर्ट वीडियो के अंदर संपूर्ण निदानात्मक शिक्षण से कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे, इसलिए आप अंत तक मेरे साथ बने रहें। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल कुचामन ऑनलाइन क्लासेज पर। दोस्तों, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। चलते हैं दोस्तों क्लास की ओर, देखते हैं निदानात्मक शिक्षण होता क्या है। सबसे पहले ये निदान है, ये चीज है क्या, इसको एक शॉर्ट में समझें। पहले देखिए कि निदान का शाब्दिक अर्थ होता है मूल कारण या रोग का निर्णय। अगर आप ये समझो कि आप पढ़ रहे हैं मनोविज्ञान और मनोविज्ञान में आपको कोई टीचर पढ़ा रहा है, जब तक उसको आप जिस चीज़ या जिस टॉपिक में कमज़ोर हो उसका पता नहीं चलेगा तो वो उसकी दूर नहीं कर पाएगा उसको। तो निदान होता है क्या है मित्रों, कि जो कमजोरी है आपके और वो कमजोरी किस कारण से है उस कारण का पता लगाना ही निदान होता है। निदानात्मक परीक्षण या निदानात्मक शिक्षण क्या होता है, जिस चीज में जिसमें आप कमजोर हो उसका पता लगाना ही आपका निदानात्मक परीक्षण होता है। दोस्तों, आगे बात करें कि अंग्रेजी में इसके लिए डायग्नोसिस शब्द का प्रयोग किया जाता है। जिस प्रकार एक चिकित्सक रोगी के लक्षणों को जानकर रोगी का निदान करता है, उसी प्रकार एक शिक्षक भी छात्रों की विषयगत कमजोरी, अधिगम संबंधी त्रुटि आदि को जानकर इनके कारणों का निदान करता है। सीधा सा अगर इसको हम कहना चाहे तो ये कह सकते हैं कि जिस चीज में आप कमजोर हो उस कमजोरी का पता लगाना ही आपका निदान होता है। दोस्तों, आगे देखते हैं निदानात्मक शिक्षण की जो परिभाषाएं दी गई है वो परिभाषाएं। पहली परिभाषाएं हैं सीवी गुड के अनुसार, निदान का अर्थ है अधिगम संबंधी कठिनाइयों एवं कमियों को दूर करना। अधिगम यानी आप कुछ चीज है उसको सीख रहे हैं और उस सीखने में आपके अगर कुछ दिक्कत आ रही है तो उस दिक्कत का पता करना, आप उसमें क्यों दिक्कत आ रही है आपके सामने, उस दिक्कत आने के पीछे आपकी कमजोरी क्या है, उस कमजोरी को पता करना। यह परिभाषा दी थी सीवी गुड ने। दूसरी है योकम एवं सिम्पसन के अनुसार, निदान किसी कठिनाई का उसके चिन्हों या लक्षणों से ज्ञान प्राप्त करने की कला या कार्य है। यह तथ्यों के परीक्षण पर आधारित कठिनाई का स्पष्टीकरण है। तीसरी परिभाषा की अगर हम बात करें तो तीसरी परिभाषा है मर्सेल के अनुसार। मर्सेल ने क्या कहा, जिस शिक्षण में छात्रों की विशिष्ट त्रुटियों का निदान करने का विशेष प्रयास किया जाता है उसको बहुधा निदानात्मक शिक्षण कहा जाता है। जिस शिक्षण में छात्रों की विशिष्ट त्रुटियां वही है कि कोई भी टॉपिक है वो आपको समझ में नहीं आ रहा, उसका आपके अधिगम नहीं हो रहा है, तो उनको अगर आपको पता करना है कि आपके कमजोरी क्या है। जैसे अभी आपके बहुत सारे साथियों की ये दिक्कत आ रही है कि मर्सेल की परिभाषा को कैसे याद करें। आप इसको 3 बार पढ़ लिया, 5 बार इसको पढ़ लिया, 20 बार इसको लिख लिया, फिर भी याद नहीं हो रही है। तो ये मेरे सामने आ गई कि ये परिभाषा आपको कैसे याद करानी है। यही अब मैं इसका कोई ना कोई उपचार ढूंढूंगा कि आपके ये कमजोरी है, इसको मेरे को कैसे सोल्व करना है। तो वो तरीका है दोस्तों, जो आपकी कठिनाई आ रही है वो ही आपका निदानात्मक परीक्षण होगा। दोस्तों, आगे हैं गुड व बर्फी के अनुसार, निदानात्मक शिक्षण अधिगम में छात्रों की कठिनाइयों के विशिष्ट स्वरूप का निदान करने के लिए उनके उत्तरों की सावधानी से जांच करने की प्रक्रिया का उल्लेख करता है। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे देखते हैं निदानात्मक शिक्षण के उद्देश्य क्या है, क्यों इसकी जरूरत हमारे यहाँ पे पड़ती है। दोस्तों, छात्र की पाठ्य विषय से संबंधित स्वाभाविक और जन्मजात या अथवा जन्मजात कठिनाई का ज्ञान प्राप्त करना। जो चीज़ आप पढ़ रहे हैं उसमें जो भी आपकी कठिनाई आ रही है या आपके जन्मजात कोई कठिनाई है, जन्मजात आपके अधिगम करने में कुछ दिखते हैं, तो उनका पता करना कि क्या दिखते हैं और क्यों दिखते हैं। 2 नंबर है
छात्र की पाठ्य विषय से संबंधित विशिष्ट कठिनाई से अवगत होना। अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है तो वो क्यों आ रही है, उसका मूल कारण क्या है, उस मूल कारण का पता करना। जैसे डॉक्टर है, अगर आपके रोग है तो आपके शरीर का टेम्परेचर देखेगा, सब कुछ चेक करके पता करेगा कि हाँ इसके ये दिक्कत है, इस वजह से ये बीमार है। वही चीज यहाँ पे है दोस्तों। तीसरा है छात्रों के व्यक्तिगत का विश्लेषण करना। व्यक्तिगत कठिनाई है उसका विश्लेषण करना भी निदानात्मक शिक्षण का ही उद्देश्य होता है। आगे चलते हैं दोस्तों, निदानात्मक शिक्षण के क्षेत्र कौन कौन से उनके बारे में बात करते हैं। तो निदानात्मक शिक्षण का प्रयोग सामान्यतः निम्न आधारभूत विषयों तक ही सीमित माना जाता है। कौन कौन से? वाचन, लेख, उच्चारण, भाषा व्याकरण और अंकगणित। अगर वाचन में आपके कुछ दिक्कत है, कठिनाई है, लेख में कुछ कठिनाई है, उच्चारण में अगर कुछ कठिनाई है, भाषा और व्याकरण में कुछ कठिनाई है, या अंकगणित में कुछ कठिनाई है, तो यहाँ पर ही आपका निदानात्मक शिक्षण है वो लागू किया जाता है दोस्तों। तो निदानात्मक शिक्षण है जो प्रयोग सामान्यतः इन 5 बिंदु पर या 5 विषयों तक ही सीमित माना जाता है, जबकि आगे भी हम इसका उपचार कर सकते हैं। लेकिन हम जहाँ तक अध्ययन करते हैं तो इनमें से आ जाएगा। क्वेश्चन कैसे बनकर आएगा कि निम्न में से किसमें निदानात्मक परीक्षण किया जाता है। इनमें से तीन कोई अलग दे देंगे, इनमें से एक दे देंगे, या फिर ऐसे पूछ लेंगे निम्न में से निदानात्मक शिक्षण किसमें नहीं किया जाता। 3 तो इनमें से दे देंगे और एक अलग दे देंगे। तो ये एक क्वेश्चन है जो एग्जाम में आ भी चुका है और ध्यान भी रखना है आपको। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे देखते हैं निदानात्मक अवसर के समय दृष्टव्य बिंदु। अगर आप किसी छात्र का निदानात्मक शिक्षण कर रहे हैं तो उस समय आप कौन से बिंदु है उनको ध्यान रखेंगे। पहला है शारीरिक स्वास्थ्य, कि जिस छात्र का आप निदानात्मक शिक्षण कर रहे हैं उसका स्वास्थ्य कैसा है, शारीरिक स्वास्थ्य उसका कैसा है। दूसरा है संवेगात्मक स्थिति, संवेगों की स्थिति उसकी कैसी है, इस बिंदु पर ध्यान रखेंगे। उसके बुद्धि स्तर का ध्यान रखेंगे, बुद्धि स्तर के साथ सामाजिक स्तर, बुद्धि स्तर सामाजिक स्तर। उसके आर्थिक स्तर का ध्यान, क्योंकि कठिनाई किसी भी वजह से आ सकती है, सामाजिक स्तर से भी आ सकती है, संवेगात्मक, शारीरिक, बुद्धि, आर्थिक स्तर। आगे शिक्षण पद्धति, आप जिस पद्धति का प्रयोग करके उसको पढ़ा रहे हैं। जैसे कि मैं बिल्कुल एकदम नॉर्मल भाषा के अंदर आपको समझाता हूं हर क्लास के अंदर, तो जो शिक्षण पद्धति है शायद ये मेरी समझ में नहीं आ रही है, तो मेरे सामने अगर कठिनाई आ जाए कि आपके सामने कि सर आपका वीडियो हमारे समझ में नहीं आया, तो मैं यहाँ पे दूसरा तरीका अपनाऊं। तो शिक्षण पद्धति भी है उसका ध्यान रखना चाहिए। छात्रों की अभिरुचि, अब बहुत सारे साथी बोलेंगे कि सर हमें तो संस्कृत में बहुत कम अभिरुचि है, पढ़ने में मज़ा नहीं आता है। तो उसका मेरे को तरीका ढूंढना है कि हाँ इससे बच्चे को इसके अंदर कैसे रुचि जागृत की जाए और फिर उसका निदान किया जाए। आगे है कार्य संकल्प, कार्य के प्रति वो संकल्प है या नहीं है। तो इन बिंदुओं का निदानात्मक जब शिक्षण करवाया जाता है उस समय क्या रखा जाता है, ध्यान रखना चाहिए। आगे देखते हैं कि निदानात्मक शिक्षण है, इसके प्रकार कितने होते हैं। तो दोस्तों निदानात्मक शिक्षण के 2 प्रकार होते हैं। पहला होता है आपका व्यक्ति केंद्रित और दूसरा होता है समूह केंद्रित। व्यक्ति केंद्रित जिसमें किसी छात्र की विशेष कमजोरियों या गुणों का परीक्षण किया जाता है, व्यक्ति किसी एक के बारे में बात करें, और समूह मतलब किसी एक विशिष्ट समूह की कोई कमजोरी है, यानी समूह की जो कमजोरी है, समूह की जो त्रुटि है, समूह के जो गुणों में कुछ त्रुटि है, उनका अगर हम परीक्षण करें तो उसको समूह केंद्रित कहते हैं। तो निदानात्मक परीक्षण 2 है, नाम से पता चल जाएगा, व्यक्तिनिष्ठ यानी व्यक्ति केंद्रित और समूह केंद्रित। व्यक्ति केंद्रित जिसमें एक का ही, और समूह केंद्रित जिसमें समूह की जो कमजोरी है उसका पता करें। आगे चलते हैं दोस्तों और आगे देखते हैं निदानात्मक परीक्षण का पत्र निर्माण। कैसे जो पत्र निर्माण होता है निदानात्मक परीक्षण का वो किया जाता है। विद्यालय स्तरीय छात्रों के निदानात्मक परीक्षण प्रश्न पत्र में निम्न बिंदु शामिल किए जाते हैं और इनसे सीधा एग्जाम में क्वेश्चन आता है। मित्रों अभी बता रहा हूं, याद रख लेना। जो निदानात्मक परीक्षण के लिए प्रश्न पत्र बनाते हैं उसमें ये 4 बिंदु है जो सम्मिलित किए जाते हैं। क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम के अंदर, निम्न में से निदानात्मक परीक्षण पत्र के अंदर कौन सा बिंदु सम्मिलित नहीं है। 3 तो ये दे देंगे और एक अलग दे देंगे। पहला है हमारा त्रुटियों का संकलन।
सबसे पहले अगर आप किसी बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो वो कौन कौन सी त्रुटियां कर रहा है उनको आपको संग्रह करना है। 2 नंबर है त्रुटियों के कारण, वो त्रुटियों क्यों कर रहा है, वो गलतियां क्यों कर रहा है, उनका क्या कारण जानना है आपको कारण। तीसरा है त्रुटि निवारण के उपाय, कि उनका उपाय कैसे किया जाता है, उनका उपाय। और नील पत्र का निर्माण। तो ये 4 बिंदु है जो आपको याद रखने हैं। सीधा एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा, फिर बोलोगे सर हमें तो याद नहीं थे, तो याद कर लेना मित्रों। और अभी बोल रहा हूं जो साथी जल्दी एग्जाम होने वाला है जैसे राजस्थान के अंदर रीट का, तो वहां पर बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, 2 से 3 क्वेश्चन इससे मिल जाएंगे पूरे पेपर के अंदर निदानात्मक परीक्षण से। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं दोस्तों निदानात्मक शिक्षण के परिणाम, क्या परिणाम निकलते हैं। पहला है यह छात्रों में विद्यालय के प्रति उचित दृष्टिकोण का विकास करता है। अब अगर आप क्लास में गए, आपने वहां पे कोई टॉपिक पढ़ाया, किसी 1 या 2 बच्चे को वो समझ में नहीं आया, उनको कठिनाई हुई, अगर उनका आपने निदान नहीं किया तो उनका क्या होगा, विद्यालय के या आपके या कक्षा के प्रति क्या है दृष्टिकोण बदल जाएगा। तो निदानात्मक शिक्षण से क्या होता है, छात्र है उनका विद्यालय के प्रति हो, शिक्षक के प्रति हो या कक्षा के प्रति हो, क्या है उचित दृष्टिकोण बना रहता है, उसका विकास होता है। दूसरा है यह छात्रों की अध्यापन संबंधी अनुचित आदतों पर अंकुश लगाता है। अध्यापन से संबंधी जो अनुचित आदतें होती है जो वो निदानात्मक शिक्षण के द्वारा उन पर अंकुश लगाया जा सकता है। तीसरा है यह छात्रों की विशिष्ट समस्याओं की संख्या को अधिक से अधिक कम करता है। जो विशिष्ट समस्याएं अगर किसी छात्र के सामने आती है तो निदानात्मक शिक्षण के द्वारा उनको कम किया जा सकता है। और चौथा देखिए, चौथा है आपका यह छात्रों के अध्ययन संबंधी अनुचित प्रवृत्तियों को वैज्ञानिक विधि से उनकी त्रुटियों का ज्ञान प्रदान करता है और उनको उनसे बचने की चेतावनी देता है। मतलब अध्ययन संबंधी जो अनुचित उनमें प्रवृत्तियां हैं उनको वैज्ञानिक विधियों से उन त्रुटियों का पता करके उनको बता के उनसे बचाने का क्या किया जाता है, चेतावनी दी जाती है, उनसे बचाया जाता है दोस्तों। तो यह था निदानात्मक परीक्षण या निदानात्मक शिक्षण। बहुत छोटा सा टॉपिक है लेकिन एग्जाम में बहुत बड़ा आपके सामने हो जाता है। तो शायद आज की क्लास से आप सभी को यह समझ में आ गया है कि निदानात्मक शिक्षण क्या होता है और इसमें क्या क्या चीज़ें काम में ली जाती है। तो एक बार कमेंट करके बता दें सभी साथी कि यह क्लास आपको कैसी लगी। अगर पसंद आई है तो लाइक और अपने मित्रों के पास शेयर कर देना। नए मेरे साथी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।